हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह धीरावत, आपका मैथ्स टीचर। अभिवादन करता हूँ आपका विजय पथ सेतु क्लासेज के अंदर, जो कि अभी अभी नई आई है मार्केट के अंदर। इस उपलक्ष्य के अंदर कि आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप करते हैं और अभी नया नया रूल लागू हुआ है NRA CET का, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने के लिए हमने ये कोचिंग संस्थान चालू किया है। उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास 1 और क्लास 2 जो कि हमने नंबर सिस्टम पे बनाई है वो आपने देख ली होगी, क्योंकि हमारी जो आज की क्लास है वो उन क्लासों से कनेक्टेड है। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं उन क्लासेज को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग गाँव में दूर दराज में रहते हैं, जिनकी सिटीज में आने के लिए थोड़ा सा फंडिंग की दिक्कत रह जाती है, तो वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। तो देखिए, आज नंबर सिस्टम के अंदर हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव। भिन्न एंड दशमलव। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने जो बताया था उसका मैं एक ब्रीफ रिवीजन बता देता हूं। हमने क्लास 1 के अंदर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, बेसिक नंबर्स मींस हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बाद हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स के बाद पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने उनके आपस में कनेक्शंस देखे थे कि किस तरीके से सभी जो नंबर से कनेक्टेड रहते हैं। फिर हम क्लास 2 में आए थे। क्लास 2 में हमने पढ़ा था परफेक्ट नंबर के बारे में, साइक्लिक नंबर्स के बारे में, एंड प्राइम नंबर्स के बारे में, को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये भी सीखा था कि प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं। और उसके बाद में हमने भिन्न के बारे में थोड़ा सा देखा था कि परिमेय के अंदर भिन्न का प्रयोग हुआ था। तो अब मैं भिन्न को आपके सामने लेके आया हूं कि वास्तव में भिन्न होती क्या, कैसे वर्क करती है और भिन्न का दशमलव से क्या रिलेशन है। उसके लिए देखिए आगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भिन्न की। भिन्न, फ्रैक्शन। मैथमेटिक्स के अंदर भिन्न का एक अलग ही यूज है। हर कोई भी आप ऐसा टॉपिक ले लीजिए, अर्थमेटिक का हो चाहे एडवांस का हो, भिन्न आपको हर टॉपिक के अंदर मिल जाएगी। ये रेशियो के फॉर्मेट में मिल सकती है, डिवाइडेशन के फॉर्मेट में मिल सकती है, या फिर भिन्न के फॉर्मेट में मिल सकती है। तो भिन्न को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आने वाले टॉपिक्स के अंदर ज्यादा दिक्कत ना हो। देखिए भिन्न फ्रैक्शन क्या होती है। भिन्न होती है इस फॉर्मेट में x/y। अब ये x और y क्या है? ऊपर वाली चीज है वो x, नीचे वाले y। ऊपर वाले इसको बोलते हैं अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर। y को बोलते हैं हर, जो कि बटे के नीचे होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है x/y फॉर्मेट में, जहां पे ऊपर बटे के जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं और बटे के जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। अब उम्मीद है कि यह चीज तो आपने क्लास 5 के बाद से क्लास 10 के बीच में बहुत बार देखी होगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में ये तो पूछा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट एग्जाम में जो पूछा जाएगा मैं आपको वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी अपना थोड़ा सिलेबस कवर करते हैं, ताकि नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वहां तक मैं आपको पहुंचा पाऊं, उनको कैसे सोल्व करना है, उनके ट्रिक्स बता पाऊं, उनको कैसे जल्दी आप सोल्व कर पाएंगे विद एक्यूरेसी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं भिन्न के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन या भिन्न के प्रकार। तो भिन्न दो तरीके की होती है, एक होती है साधारण भिन्न और एक होती है मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न जो होती है वो इसी फॉर्मेट में होती है x/y फॉर्मेट में। जैसे कि एग्जांपल हो जाएंगे x/y फॉर्मेट में, एग्जांपल 3/5, 5/3, 9/8, 11/17, etc। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न को कुछ इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है x/y/z फॉर्मेट में। मीन्स यहाँ पे एक संख्या है वो लिखी होती है, उसके बाद में आपका जो ये साधारण भिन्न होता है वो लिखा हुआ होता है। इसको बेसिकली अगर अपन साधारण भिन्न में चेंज करते हैं
तो उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके एग्जाम्पल क्या होंगे मिस्र बिन के। 2 सही 3/5, 3 सही 5/9, 8 सही 11/13। इस तरीके से आपको ये मिस्र बिन देखने को मिलेगी। ठीक है, साधारण बिन और मिस्र बिन, सिंपल फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सबसे पहली बात आती है कि मिस्र बिन को साधारण बिन में कैसे चेंज करते हैं। मिस्र बिन को साधारण बिन में कैसे चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए आपको मेथड बता देता हूँ कि जैसे आपके पास में अगर कोई फॉर्मेट है इस तरीके से x/y/z, ये एक आपके पास में मिस्र बिन है, तो इसको आपको अगर साधारण बिन में चेंज करना है तो आप z का मल्टीप्लाई कीजिए x से, z का गुणा कीजिए x से, और इसमें ये जो y है ऊपर जो अंश में बैठा हुआ है y, उसको जोड़ दीजिए। मीन्स आपको z से गुना करना है x को, और गुना करने के बाद जो भी मल्टीपल आए उसमें y को जोड़ देना है। तो क्या करोगे आप, z का गुना किया x से और उसमें आपने जोड़ दिया y, तो और बटे में आपका z है ही, तो आपका इस तरीके से जो निकल के आएगा उसको जब आप मल्टीपल को सोल्व करोगे तो आपकी ये बिन किसमें चेंज हो जाएगी, साधारण बिन में। देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 3 सही 5/9 ले लिया। अब इसको मुझे चेंज करना है साधारण बिन में सिंपल फ्रैक्शन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और उसमें क्या जोड़ूंगा 5। तो 9 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से और उसमें जोड़ दिया मैंने 5, और बटे में 9 है ही अपने, 9 से 3 कितना हो जाएगा, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, और 27 में 5 जोड़े तो 32/9। तो ये आपकी ये जो मिस्र बिन थी वो किस में चेंज हो गई, साधारण बिन में। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि बिन क्या होती है, और बिन होती है x/y फॉर्मेट में, जहाँ पे ऊपर जो बटे के ऊपर होता है वो अंश न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे जो होता है हर वो डिनोमिनेटर कहलाता है। बिन के टाइप्स में अगर बात करें तो 2 टाइप होते हैं, साधारण और मिस्र बिन। साधारण बिन फिर आगे अभी सब डिवाइड और होगी, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी मेन जो टाइप्स होते हैं साधारण बिन और मिस्र बिन, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि साधारण बिन और मिस्र बिन क्या होते हैं और मिस्र बिन को साधारण बिन में कैसे चेंज करते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए साधारण बिन भी आगे सब डिवाइड होती है, साधारण बिन जो है अपनी वो आगे सब डिवाइड होती है। साधारण बिन के 2 प्रकार होते हैं, टाइप्स। एक टाइप होता है उचित बिन और एक होता है अनुचित बिन। उचित को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित बिन को बोलते हैं इम्प्रॉपर अनुचित फ्रैक्शन। तो उचित बिन क्या होती है, अनुचित बिन क्या होती है, आपको पता है कि किसी भी बिन को अगर x/y फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बिन कहलाती है, और साधारण बिन भी यही होती है। अब उचित बिन के अंदर यदि ये जो ऊपर की चीज है जो x होती है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यदि अंश की वैल्यू हर से छोटी हो तो आपका ये कहलाता है उचित बिन, और अगर आपके अंश की वैल्यू हर से बड़ी हो तो आप इसको बोलते हैं अनुचित बिन। तो देखिए उचित बिन क्या होती है। उचित बिन में मैंने आपको बताया कि अंश जो होता है हर से छोटा होता है। मीन इस तरीके के एग्जांपल जैसे कि 7/9, यहाँ पे जो आपका अंश है वो है 7, हर है जो आपका है 9, तो आपका अंश है वो हर से छोटा है। और कैसे एग्जांपल हो सकते हैं, 2/5 अंश आपका हर से छोटा है, 9/13, 27/131, 99/1441। इस तरीके के जो एग्जांपल होंगे जिसमें भी आपका जो अंश होगा वो अगर हर से छोटा हुआ तो ये क्या होता है, आपका एक सही फॉर्मेट में लिखा होता है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं उचित बिन प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अनुचित बिन क्या होती है, यदि आपका जो अंश है वो हर से बड़ा है, अंश आपका हर से बड़ा है, तो इस तरीके की जो बिन होती है उसको बोलते हैं अनुचित बिन। जैसे एग्जांपल क्या आ जाएंगे, आपका एग्जांपल हो जाएगा 8/3, 11/7, 12/5। अब देखिए यहाँ पे आपका जो अंश 8 है वो हर 3 से बड़ा है, अंश 11 है वो 7 से बड़ा है, अंश 12 है वो हर 5 से बड़ा है। वो क्या हो सकता है एग्जांपल, जिस तरीके की ये है आपका अंश है वो हद से बड़ा है। तो इस तरीके से आपके जो साधारण बिन के भी 2 सब डिवीजन थे, उचित बिन और अनुचित बिन। तो ये आपको समझ में आए होंगे, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। हम बढ़ रहे हैं आगे।
आपको अगर नोट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर पाए। मुझे थोड़ा सा वीडियो में टाइम कंज्यूम होता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी रफ करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आगे, अब भिन्न के बारे में आपने थोड़ा जाना कि भिन्न क्या होता है। भिन्न के दो मेन टाइप्स देखे कि साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। उसके बाद में आपने देखा कि साधारण भिन्न के भी दो सब टाइप्स होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब हम कुछ पॉइंट्स देखने जा रहे हैं, उन पॉइंट्स पे थोड़ा सा गौर कीजिए। जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। अब अगर कोई भिन्न है हमारे पास में, जैसे कि भिन्न मेरे पास में x बटे वाई भिन्न को अगर आप अंश को भी और हर को भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो भिन्न के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। पहला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है आपका कि अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए कैसे, जैसे कि आपके पास में एक एग्जांपल है 8 बटे 9। अब मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी 8 इंटू 4 और नीचे भी 9 इंटू 4। तो मेरी भिन्न क्या हो जाएगी, 8 चौके 36, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। तो देखिए अब मैं इसको वापस से 4 से काट सकता हूँ या नहीं काट सकता। 4 से अगर मैंने काटा इसको तो वापस से 8 बटे 9 बन जाएगी। तो आप अगर किसी भी भिन्न को ऊपर और नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास में एक भिन्न है x बटे वाई, ठीक है, और ये किस रूप में लिखी हुई है, ये एक अनुचित भिन्न है। अब अगर ये अनुचित भिन्न होगी तो आपको पता है कि अंश की वैल्यू हर से बड़ी होगी। तो ये किस फॉर्मेट में लिखी होगी, 19/7 या फिर 33/9। तो इनको अनुचित भिन्न को हमेशा हम मिश्र भिन्न में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मिश्र भिन्न में, क्योंकि इस तरीके का फॉर्मेट मैथ के अंदर अलाउ नहीं किया जाता है। या फिर अगर आपको कैलकुलेशन करनी होती है तब ये अलाउ हो जाता है, लेकिन रिप्रेजेंट जो लास्ट में अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो मिश्र भिन्न के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे, 7 का भाग 19 में देंगे तो कितने बढ़ जाए। अब देखो मैं आपको यहीं से साथ के साथ ये भी बता रहा हूँ कि साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे सीखिएगा कि साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनाई जाएगी। तो 7 का भाग दीजिए 19 में, 7 का भाग आप 19 में देंगे तो 2 बार भाग जाएगा। तो 2 बार भाग को लिख दीजिए आप यहाँ पे, या इसको ऐसे सीख लीजिए। देखो 7 का भाग अगर मैं 19 में दूंगा तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, क्या जाएगा 14, और 14 में से आपने बचाया शेषफल यहाँ पे 5, आपका रिमाइंडर बच जाएगा 5। तो आप जो रिमाइंडर होता है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, और जिसका आप भाग दे रहे थे वो लिखेंगे यहाँ पे। मीन्स आपका अगर ये भिन्न है साधारण भिन्न तो आप उसको मिश्र भिन्न में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए 33/9। तो आप 9 का भाग देंगे 33 में, 9 का भाग देंगे 33 में, कितनी बार जाएगा आप बताइए, बताइए बताइए कितनी बार जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 3 बार जाएगा। 9 3 27, कितने बजे बचे शेषफल 6, तो आपका 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे कि 3 बार भाग गया तो 3 भागफल यहाँ पे, और आपका जो शेषफल था उसको आप लिखेंगे यहाँ पे, और जिसका भी आप भाग दे रहे थे उसको लिखेंगे यहाँ। मीन्स अगर भाज्य के अंदर भागफल से भाग दिया जाए, भाज्य के अंदर भाजक से भाग दिया जाए तो आपका जो भागफल होगा वो यहाँ पे लिखा होगा, शेषफल होगा वो यहाँ पे लिखा होगा, और आपका भाजक यहाँ पे लिखा होगा। तो कोई भी साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में इस तरीके से लिखते हैं। देख लीजिए आप, आपका भाज्य 33 था, आपका भाजक था 9, तो आपने जब भाग दिया था यहाँ पे तो भागफल कितना आया था 3, तो भागफल 3 आपने यहाँ पे लिख दिया था। शेषफल 6 बचा था, 6 शेषफल आपने यहाँ पे लिखा था, और भाजक क्या था आपका 9। तो इस तरीके से आपने किसी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज किया। तो आगे का कंसेप्ट देखिए आप, कंसेप्ट फ्रैक्शंस के बारे में, भिन्नों के बारे में। तीसरा कंसेप्ट क्या होगा कि यदि हमारे पास में एक भिन्न है जो कि इस फॉर्मेट में लिखी है अंश और हर में, कोई भी ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर फॉर्मेट में लिखी है और उसके अंश और हर की वैल्यू अगर बराबर हो जाए,
अंश और हर की वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो ऐसी भिन्न का मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, मेरे पास में एक भिन्न है जिसका अंश है 200 बटे हर है 200। अब 200 में 200 को भाग देते हैं कितना आता है? 1। तो अगर अंश और हर की वैल्यू बराबर हो जाए तो इसका मान हमेशा 1 रहेगा। एक और एग्जांपल दे लीजिए, जैसे कि 931 है, उसमें 931 आपका अंश और 931 ही आपका हर है। अंश और हर की वैल्यू क्या हो गई? बराबर हो गई। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसकी सीधी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। चौथा कंसेप्ट देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 0 हो तथा उसका हर नॉन 0 हो तो आपका ये क्या होगा? हमेशा 0 होगा। मीन्स जैसे कि आपके पास में एक भिन्न है अंश बटे हर, यदि आपकी अंश की वैल्यू 0 हो जाए और हर नॉन 0 हो, मतलब हर की वैल्यू 0 ना हो, तो इस भिन्न की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। कैसे? जैसे देखिए, जैसे 0 है और बटे में 1000 है, आपका अंश है वो 0 हो गया है, हर की वैल्यू नॉन 0 है, मतलब 0 नहीं है, 1000 है, तो इसकी वैल्यू का आंसर क्या होगा? मान क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। ठीक है, उम्मीद है ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के कंसेप्ट में। देखिए अंश और हर में, तो अंश एंड हर, अगर अंश और हर को अभी मैंने जैसे कि कंसेप्ट बताया कि सेम संख्या से गुणा किया जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। सेम अगर इसमें भाग भी डिवाइड किया जाए किसी भी सेम नंबर से तो इसमें फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नो चेंज, परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी भिन्न है उसको सेम संख्या से गुणा किया जाए या फिर सेम संख्या से भाग दिया जाए तो उस भिन्न के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। उम्मीद है ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखिए भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। पहला पॉइंट, इसके अंदर कुछ 3 से 4 टॉपिक्स हैं, मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे भिन्न के ऊपर, जो कि एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि यदि कोई भिन्न है या बहुत सारी भिन्न हैं जिनके अंश समान है परंतु हर अलग अलग है, मीन्स इस तरीके से बहुत सारी भिन्न है जिसके अंश तो समान है परंतु हर भिन्न भिन्न है, तो हमें इस जो भिन्न है उसमें पूछ सकता है वो कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, यहां पे क्या है? सभी के अंश बराबर है, अंश बराबर है और हर भिन्न भिन्न है। ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका सबसे बड़ा हर होगा। सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाली भिन्न सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटे हर वाली भिन्न आपकी क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। कैसे? उम्मीद है कि इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से पहुंच पाए। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि मेरे पास में एक एग्जांपल है 8/11, 8/13, 8/15, 8/17 और 8/19। ये मेरे पास में 5 भिन्न है। मुझे उसने एग्जामिनर ने ये पूछा कि आप इनमें से मुझे सबसे छोटी भिन्न बताइए या फिर सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो अगर वो मुझसे पूछ ले कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अंश की वैल्यू 8 है जो कि सभी भिन्नों में क्या है? बराबर है। लेकिन अगर आप हर में देखेंगे डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, यहाँ पे 15, मतलब सभी के सभी जो डिनोमिनेटर है वो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे छोटी भिन्न निकालने का जो मैंने आपको मेथड बताया कि आपका जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा है? 19। तो उस हिसाब से आपकी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई? आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 8/19। और अगर वो पूछ ले आपसे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी
तो आप बोलेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 8/11। देखिए अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्या चीज फॉलो करती है यहाँ पे कि इस तरीके से मैंने आपको बताया। देखिए होता क्या है वास्तव में कि आपका आपका न्यूमरेटर है 8, वो तो सभी में सेम है, लेकिन नीचे की जो संख्या होती है उसी संख्या का तो भाग हम ऊपर देते हैं। अब आपकी अगर ये संख्या सबसे छोटी है तो इसका मैं भाग दूंगा तो भागफल बड़ा आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। और भागफल अगर बड़ा आएगा तो भिन्न का जो वैल्यू आ रही है वो भी बड़ी आएगी। लेकिन अगर मैं सबसे मतलब कि आपका अंश यहाँ पे बराबर है इन सभी में, लेकिन अगर सबसे बड़े हर के थ्रू भाग दूंगा इसमें 8 में, तो आपका जो भागफल निकल के आएगा, मतलब भागफल की क्या इसकी 8/19 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो छोटी वैल्यू निकल के आएगी। क्योंकि यहाँ पे अपन 11 का भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 19 का भाग दे रहे हैं, तो 19 का भाग देने पे वैल्यू कम आएगी और इसलिए आपकी ये सबसे छोटी भिन्न आएगी 8/19 और सबसे बड़ी भिन्न आएगी 8/11। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यदि हमसे उसने पूछा कि इस तरीके से उसने क्वेश्चन दे दिया कि इस बार अंश की वैल्यू डिफरेंट है और हर की वैल्यू सेम है, मींस इस बार आपके जो अंश है वो अलग अलग है और आपके जो हर है वो सेम है, और ये कंडीशन दे दी उसने। और फिर पूछता है वो कि आप सबसे छोटी भिन्न बताइए और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने तो हमारी सबसे जो छोटी भिन्न होगी वो होगी जिसका सबसे छोटा अंश होगा, जिसका सबसे छोटा अंश होगा। और सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका सबसे बड़ा अंश होगा, सबसे बड़ा अंश होगा न्यूमरेटर। देखो क्या होगा, ये अगर भिन्न है आपके पास में और इसके अंश जो न्यूमरेटर्स हैं वो डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका वो भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा और वो भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एग्जांपल दिया मैंने 8/5, 11/5, 13/5, 16/5, 19/5, और एग्जाम में पूछ लेता है वो हमसे कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के अंदर बैंक्स की जो क्लर्क वाले पेपर होते हैं उनके अंदर, और एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उम्मीद है कि राजस्थान पटवारी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते होंगे। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें कि सबसे छोटी भिन्न अगर उसने मुझसे पूछा तो मैं क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पे मैंने देखा कि सभी के हर क्या है सेम है और यहाँ पे सभी के अंश अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटा अंश होगा वही आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8/5। क्यों? क्योंकि आपका सबसे छोटा अंश कौन सा है? 8 है। 8, 11, 13, 16, 19 में सबसे छोटा है 8। अगर वो पूछ लेता है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, तो आप बोलेंगे 19, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी फिर 19/5। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है जब आपके अंश और हर में से कोई एक चीज तो कॉमन रहती है, बाकी सभी चेंज होते हैं। आज बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, और हमारे भिन्नों की तुलना चल रही है। उसके अंदर हमारा तीसरा जो कंसेप्ट है उसमें हम देखते हैं कि यदि अंश और हर एक निश्चित कॉमन डिफरेंस से बढ़ते हैं, मींस अंश और हर के बीच, अंश और हर के बीच एक डेफिनेट डिफरेंस है, डेफिनेट डिफरेंस रहता है, निश्चित डिफरेंस रहता है। तो उस तरीके की भिन्नों को कैसे कंपेयर करते हैं, मेरे कहने का क्या मतलब है मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। जैसे कि उसने मुझे दे दिया भिन्न इस तरीके से 1/3, 2/4, 3/5, 3/5, 4/6, 5/7। इस तरीके से उसने मुझे फ्रैक्शन दे दिया, बहुत सारी फ्रैक्शंस दी है, और पूछा इसमें कि अब सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न बताइए। सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न बताइए।
अगर इस तरीके की भिन्स दे दी जाए तो कैसे फाइंड करते हैं? देखिए मैं जो कहने चाह रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे आपका अंश 1 है, हर है 3, तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 का। 2 और 4 यहाँ पे डिफरेंस है 2 का। 3 और 5 डिफरेंस है 2 का। 4 एंड 6 डिफरेंस है 2 का। 5 एंड 7 डिफरेंस है 2 का। मीन्स अंश और हर के बीच एक डेफिनेट डिफरेंस हो, अंश और हर के बीच में एक डिफरेंस जो सभी के अंदर वो क्या हो, बराबर हो, डेफिनेट हो, निश्चित हो। तो उस कंडीशन में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न, इनके बारे में देखो आप थोड़ा सोचिए, मुझे बताइए कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी और कौन सी बड़ी भिन्न होगी। क्या कोई बता सकता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए मुझे, क्या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम भी दे सकता हूँ, या फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर सोल्व कर पाते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। देखिए सबसे छोटी भिन्न वो होती है जिसका सबसे छोटा अंश होगा, और सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका सबसे बड़ा अंश होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटी भिन्न वो निकलेगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो 1 2 3 4 5 सबसे छोटा अंश किसका है? 1 का। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी? 1/3। अगर उसने पूछा सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? जिसका सबसे बड़ा अंश होगा। 1 2 3 4 5 सबसे बड़ा अंश है 5 का, तो आप बोलोगे कि सबसे बड़ा जो भिन्न है वो है आपका 5/7। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस बार वो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दे, 7/5, 9/7, 11/9, 13/11, 15/13, इस तरीके से उसने हमें क्वेश्चन दे दिया और अब पूछा उसने कि सबसे छोटी भिन्न बताइए और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो अब आपके आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। मैं थोड़ा वीडियो को कंटिन्यू करता हूं और आगे बढ़ता हूं। सबसे छोटी भिन्न होगी जिसका सबसे बड़ा अंश होगा, और सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका सबसे छोटा अंश होगा। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने ये क्या लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने लिखा था कि सबसे छोटी भिन्न वो होती है जिसका सबसे छोटा अंश होता है, और सबसे बड़ी भिन्न वो होती है जिसका सबसे बड़ा अंश होता है। लेकिन आपने अगर गौर किया होगा तो वो जो पहले लिखा हुआ था वो थी आपकी प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न थी। मीन्स उसमें क्या था, अंश की वैल्यू हर से छोटी थी, अंश की वैल्यू हर से छोटी थी। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अंश की जो वैल्यू है वो हर से बड़ी है। तो ये किस तरीके की भिन्न हुई? ये हुई आपकी इम्प्रॉपर भिन्न, मीन्स अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में आपका अंश जो 7 है वो हर से बड़ा है, 9 है जो 7 से बड़ा है। मीन्स डिफरेंस तो अभी भी 2 का ही है सभी के अंदर, लेकिन अब क्या चीजें थोड़ी सी उलट गई है। पिछली बार 5/7 था, इस बार 7/5 है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। तो सबसे छोटी भिन्न अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए तो जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वो आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? 15/13 का। तो 15/13 आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। ये क्वेश्चन कहाँ पे काम आते हैं, आप एक बार थोड़ा सबसे बड़ी भिन्न निकाल लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी भिन्न जिसका सबसे छोटा अंश होगा। तो सबसे छोटा अंश किसका हो जाएगा? 7 सबसे छोटा अंश है, तो 7/5 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी के बाद में जो अब राजस्थान के जितने भी एग्जाम होने लगे हैं उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन डेराइव होने लगे। और रेलवे तो हमेशा से ऐसे क्वेश्चन पूछते आए हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछना उसका फेवरेट चॉइस है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं तुलना में बेस्ड। तो वो मैं बताता हूँ तुलना कैसे करते हैं। ये बेसिक जो कंपैरिजन है, और अगर आपके फ्रैक्शन इन कंसेप्ट पे बेस ना होके एक इनवेरिएबल फ्रैक्शंस आ जाए, मींस जिनमें कोई रिलेशन ना हो, ना तो मैं अंश और हर के कॉमन डिफरेंस के हिसाब से देख पाता हूं, ना उसमें अंश बराबर है ना फिर हर बराबर है,
फिर मैं कैसे उनको कंपेयर कर पाऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक भिन्न है ए बटा बी और एक और भिन्न है आपके पास में सी बटा डी। इन दोनों भिन्न के अंदर आपको कंपेयर करना है कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है। तो आप कैसे करते हैं, आपको करना होगा ए को डी से गुणा और बी को सी से गुणा, ए को डी से गुणा और बी को सी से गुणा। अगर मैं ए को डी से मल्टीप्लाई करता हूँ और बी को सी से, तो सबसे पहला काम देखो, आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो ए को डी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको ए और डी लेना है। फिर आप नीचे आए और फिर बी को डी से मल्टीप्लाई किया, तो बी को सी से मल्टीप्लाई किया, तो आप बी को सी से लिखोगे यहाँ पे और ए को डी को लिखेंगे यहाँ पे। अब अगर इस वैल्यू की जो ए इंटू डी की जो वैल्यू है वो अगर बी इंटू सी की वैल्यू से ज्यादा रहती है, मीन्स इस तरीके से, तो आपकी जो भिन्न होगी ए बटा बी वो हो जाएगी सी बटा डी से ज्यादा। ठीक, आपकी अगर ए इंटू डी की जो वैल्यू है वो बी इंटू सी से छोटी होती है, तो आपकी जो भिन्न होगी ए बटा बी वो आपकी हो जाएगी सी बटा डी से छोटी। मीन्स यहाँ पे जो साइन आता है वही साइन इन दोनों भिन्नों के बीच में आ जाएगा। तो देखिए, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हुई थी इससे तो ये साइन आएगा, तो इन दोनों भिन्न के बीच में भी ये वाला साइन आ गया। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू इससे छोटी हुई थी तो ये वाला साइन आया था, तो इन दोनों भिन्न के बीच में भी ये साइन आ गया। कैसे होता है ये चीज, थोड़ा देखो एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि उसने मुझे एग्जाम्पल दे दिया 5/8 7/9। ठीक है, अब ये दोनों भिन्नों के बीच में अंश और हर और ऐसा कोई कॉमन डिफरेंस वाला, देखो यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो वो मैं जो अभी पिछले 4 टॉपिक्स बताए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो इसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा 5वें टाइप का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कैसे कंपेयर करेंगे इसको, तो मैंने आपको कंपेयर करना बताया कि 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया। जब आपको 5 से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है 45, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56। 45 बड़ा होता है 56 बड़ा होता है, बताओ 45 बड़ा होता है या फिर 56? तो आप बोलेंगे सर 56 बड़ा होता है। और आपका साइन अगर इस तरीके में इस साइड में आ गया है तो आपका जो यहाँ पे 5/8 और 7/9 में जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो होगा 7/9। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जब हमारी एक्सरसाइज चालू होगी इन टॉपिक्स की। अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि हम आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद में थोड़ा क्वेश्चन करवाना चालू करेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी से आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूंगा तो उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पे आपको एलसीएम एचसीएफ लेना पड़ता है, कहीं पे आपको परसेंटेज की वैल्यू का यूज करना होता है या दशमलव का यूज करना होता है। तो मैं पहले उन पॉइंट्स के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, ताकि आपको ये कमी बिल्कुल ही नहीं रहे कि मैं केवल एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा। मैं एग्जाम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, तो बने रहिए। और थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अभी हमने भिन्न टॉपिक कवर किया हमारा, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक दशमलव के ऊपर। देखिए अब दशमलव क्या होती है, दशमलव डेसिमल। दशमलव को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि दशमलव आपका परसेंटेज में बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है। मींस परसेंटेज में ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन के बाद में बहुत से ऐसे टॉपिक आएंगे जहाँ पे दशमलव का प्रयोग होने वाला है। भिन्न से दशमलव में चेंज करना, दशमलव से प्रतिशत में चेंज करना, और प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ये वीडियो हम जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसके अंदर में हम आपको इस सब चीजों के बारे में बताएंगे। अभी आप समझिए कि दशमलव क्या चीज होते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी भिन्न होती है, कोई भी आपकी जो भिन्न होती है वो आपको मैंने जब क्लास 1 के अंदर बताया था कि भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और भिन्न के अंदर ही पूर्णांक को भी काउंट किया जाता है। मीन्स पूर्णांक और भिन्न अगर एक साथ में हो तो वो होती है आपकी परिमेय संख्या। भिन्न क्या होते हैं, जैसे कि x/y फॉर्मेट में, और पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूर्ण अंक होते हैं, नेचुरल नंबर्स, जिनको कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में दोनों साइड में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो पूर्णांक बन जाते हैं विद जीरो, है ना। तो इस तरह के पूर्णांक है, और ये क्या है आपका भिन्न है, तो ये होते हैं परिमेय संख्या में शामिल। अब यदि एक भिन्न है आपके पास में जिसमें अंश बटा हर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, x/y फॉर्मेट में, ये अंश और ये हर, यदि y की वैल्यू है वो 10 के फॉर्मेट में हो, 10, 100, 1000, 10,000, और इस तरीके से 10 की घातों में चलते रहे, 5, 10 की घात n, इस तरीके से कुछ भी हो, तो अगर हर आपका वो 10 की घातों में चले, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, इस तरीके से 10 की घातों में चले, तो इस तरीके की जो भिन्न होती है उसको एक निश्चित फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है,
वो आपका कहलाता है दशमलव। ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन से, लेकिन मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल से समझिए। मीन्स कि जैसे आपके पास में एक संख्या है 12, 12 में अगर मैं 100 का भाग दे देता हूँ, 10 का भाग दे देता हूँ, तो 10 का भाग देने पर 12 में क्या आएगा 1.2। ये पॉइंट कैसे लगाया मैंने वो उसका मैं बताता हूँ आपको कि देखिए 10 का भाग दे रहा हूँ, 10 में कितना जीरो है 1, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड से आप काउंट कीजिए, तो राइट हैंड साइड से आप काउंट करेंगे तो सबसे पहला जो इकाई अंक होगा, आप जानते होंगे संख्या के बारे में क्या होता है। देखो संख्या कोई होती है ना, जैसे कि 10 अंकों की हो या 5 अंकों की संख्या, आप जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूं यहाँ पे, तो आपकी ये एक संख्या है जो कि 10 अंकों की एक संख्या है, तो इसको बोलते हैं इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़ और ये अरब। जो 10 लाख होते हैं उसी को 1 मिलियन बोला जाता है, और जो 10 की पावर 9 1 अरब होता है उसको बोला जाता है 1 बिलियन। ये 10 की पावर 6 होता है जिसको 1 मिलियन बोला जाता है, और 10 की पावर 9 को 1 बिलियन बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो आप कक्षा 1 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब था, मैं जो बताना चाह रहा था यहाँ पे मीन कि आप अगर 10 का भाग दे रहे हैं, मीन 1 के बाद में आपके कितने शून्य है 1, अगर 1 के बाद में 1 शून्य है तो आप राइट हैंड साइड से मीन्स इकाई की तरफ से, यूनिट डिजिट की तरफ से काउंट करते हुए आइए और 1 अंक के बाद में क्या लगा दीजिए दशमलव। तो 1 जीरो के लिए 1 अंक को छोड़ के दशमलव, तो 2 को छोड़ के आप क्या लगा दोगे दशमलव, तो इस तरीके से बन जाएगा 1.2। एक और एग्जांपल है समझिए इस चीज का, जैसे कि मेरे पास में है एक 239 और इसमें मैं भाग देता हूँ 100 का, किसका भाग देता हूँ 100 का। अब मेरे पास 1 के बाद में कितने शून्य है 2, 1 के बाद में है 2 शून्य, तो मैं काउंट करूंगा राइट हैंड साइड से 9, 9 के बाद में 3, कितने डिजिट हो गए 2 डिजिट, 2 अंक हो गए 9 एंड 3, तो मैं 2 डिजिट के बाद में क्या लगा दूंगा अपना दशमलव, तो 2 अंकों के बाद में अब मैं दशमलव लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा 2.39। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे कि अब मेरे पास में संख्या है इस तरीके से एक संख्या है और मैं इसमें भाग देना चाह रहा हूँ 1000 का, तो ये एक भिन्न है, भिन्न को दशमलव में चेंज कर रहा हूँ। किस, अब मैं सभी भिन्नों को चेंज नहीं कर रहा, मैं एक स्पेशल भिन्न है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की घातों में, जो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। अगर एक स्पेशल फॉर्मेट में जब चलता है तो इन्हीं भिन्नों को दशमलव में रिप्रेजेंट किया जाता है, बाकी भिन्नों को और सब भाग के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे अपन, वो आगे बताऊंगा मैं। अभी थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए कि 1387 बटे 1000, तो आप में से कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो थोड़ा पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगा, और आपका अगर आंसर अगर गलत होता है तो आपको उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो ऐसे हिचकिचाइएगा मत, जो भी आपको आंसर पता है वो आप टाइप कीजिएगा। ठीक है, आपको बताया कि 1 के बाद में कितने शून्य है 3, 1 2 और 3, आपके 3 जीरो है, तो आप काउंट करेंगे इस साइड से, इकाई की तरफ से इकाई दाई सैकड़ा, 3 अंक हो गए। 3 अंक होने के बाद में आप लगा देंगे पॉइंट, मीन्स मैंने लिखा 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 3, और फिर 3 अंक होते ही मैंने लगा दिया पॉइंट। क्यों? क्योंकि 3 मेरे पास में शून्य थे, तो 3 अंकों के बाद में मैंने लगा दिया पॉइंट, और फिर मैंने लिख दिया 1, जो मेरा बचा हुआ 1 था। तो आप इस बिन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मेन मोटिव जो दशमलव को पढ़ाने का था यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीजें तो आप कक्षा 1 से और कक्षा 10 तक पता है ना कि कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो मैं तो बस आपको एक रिवीजन करवाया था जिससे कि कोई भी चीज अगर आपके दिमाग से स्किप हो गई हो तो वो यहाँ पे रिकवर हो जाए। अब दशमलव के अंदर क्या होता है, दशमलव के टाइप्स, दशमलव के मेन 3 टाइप होते हैं। दशमलव के मेन 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सीमित दशमलव, एक होता है सीमित आवर्ती दशमलव, दूसरा होता है असीमित आवर्ती दशमलव, और तीसरा होता है असीमित
अनावर्ती दशमलव। अब ये तीनों क्या क्या चीज होती है? सीमित दशमलव को बोलते हैं डेफिनेट डेसिमल, डेफिनेट बोल दीजिए या डिफाइंड डेसिमल बोल दीजिए, डेसिमल्स। इस तरीके से असीमित को आवर्ती जो कि रिपीटेड होंगे और असीमित अनावर्ती जो कि नॉन रिपीटेशन डेसिमल्स होंगे, उस तरीके से। देखिए मेरा जो समझाने का मेन मोटिव है कि सीमित दशमलव क्या होते हैं, कि ऐसे दशमलव जो दशमलव के बाद में जो संख्या होती है वो जाके एक निश्चित पॉइंट पे जाके रुक जाए। मीन्स एक के बाद में, जैसे मैंने दशमलव के बाद में 2 लिखा, तो दशमलव के बाद में मैं बता सकता हूँ कि 1 डिजिट है। आप अगर दशमलव के बाद में कितनी डिजिट्स हैं ये बता पाएंगे तो आप कहेंगे कि ये एक सीमित दशमलव है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए जैसे कि मेरे पास में अगर है 1.34567, तो आप बोलेंगे दशमलव के बाद में 5 डिजिट्स है, तो ये किस तरीके का दशमलव हो जाएगा? सीमित दशमलव, डिफाइंड डेसिमल्स। और भी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि 7 या 17987665432 अगर ये यहाँ पे जाके रुक जाए, मीन्स पॉइंट के बाद में 8 आपके डिजिट्स है, वो वहां पे जाके सीमित हो गया है, मीन्स एक सीमा बन गई है इसकी, इसलिए इसका नाम पड़ता है सीमित दशमलव। कि दशमलव के बाद में एक सीमा बनी हुई है डिजिट्स की, कितने डिजिट्स की? 8 डिजिट की, यहाँ पे 5 डिजिट्स की, यहाँ पे 1 डिजिट की। तो दशमलव के बाद में एक सीमित आपके डिजिट्स हो तो वो आता है सीमित दशमलव में। बढ़ता है आगे असीमित आवर्ती दशमलव में। अब असीमित आवर्ती दशमलव कैसे होते हैं? मीन्स जैसे कि आप अगर 5 में भाग देंगे 3 का, 5 में अगर भाग देते हैं 3 का, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे, जब भाग देंगे ना, तो आप भाग दीजिएगा 5 का भाग 3 में देके देखिएगा कि क्या वैल्यू आती है। आपको अगर भाग देना नहीं आता दशमलव का तो वो हम आपको सिखाएंगे। अगले हमारा जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपको भिन्न से डेसिमल्स, डेसिमल से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शंस और ये दशमलव में भाग कैसे देते हैं उसके बारे में बताएंगे। अभी आप देखिए असीमित आवर्ती दशमलव के बारे में। तो 5/3 को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1.666666 आता ही रहेगा। मीन्स आपका ये जो 6 है वो आप भाग देते रहे हुए चलता ही रहेगा, चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। ये आपका 6 है वो चलता ही रहेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। तो मीन्स ये कौन सा हो गया आपका दशमलव? असीमित दशमलव हो गया, असीमित दशमलव हो गया। उम्मीद है ये चीज समझ में आ होगी कि ये असीमित कैसे हुआ, क्योंकि पॉइंट के बाद में आपका जो 6 है वो आता ही जाएगा, मीन्स वो कभी लिमिट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा अनलिमिटेड वाला डेसिमल। अब ये हो जाएगा लिमिटेड डेसिमल, ये हो जाएगा अनलिमिटेड, और ये हो जाएगा अनलिमिटेड नॉन रिपीटेड। तो इसमें असीमित आवर्ती, असीमित समझ में आ गया आपको कि 666 आपका असीमा में है, मतलब कि कोई इसकी सीमा नहीं बन रही कि अच्छा कितनी बार आएगा, मैं ये नहीं बता सकता काउंट करके कि यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने बार 6 है। तो क्योंकि आप गिनोगे 1 2 3 4 बताओगे नहीं, आगे भी इस तरीके से 6 चलता जा रहा है और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक काउंट हो रहा है, तो आप इसको काउंट नहीं कर पाओगे, तो ये हो जाएगा असीमित दशमलव। और ये आवर्ती कैसे है कि पॉइंट के बाद में अगर सेम अक्षर की, जैसे कि यहाँ पे 6 है, उसकी ही बार बार में क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस ऐसे वाले जो दशमलव होते हैं उनको बोलते हैं असीमित आवर्ती दशमलव। ऐसे असीमित दशमलव जिनमें दशमलव के बाद में सेम नंबर की क्या हो रखी होती है, रिपीटेशन हो रही होती है, उसको बोलते हैं असीमित आवर्ती दशमलव। असीमित आवर्ती दशमलव को ही एक और नाम से जाना जाता है अशांत आवर्ती दशमलव, और इसको सीमित दशमलव को ही एक और नाम से जाना जाता है शांत दशमलव, और असीमित अनावर्ती को भी एक नाम और से जाना जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब ये अशांत अनावर्ती दशमलव कौन से वाले होंगे? तो देखिए जैसे कि आपके पॉइंट के बाद में कुछ इस तरीके से हो 2 8 7 4 3 2 9, तो मन मीन्स, और ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। आपके पॉइंट के बाद में संख्याएं क्या आती जा रही है, आती ही जा रही है, जो कि इनफाइनाइट टाइम्स तक चलती जा रही है। लेकिन कोई भी जो संख्या है वो दशमलव के बाद की जो भी कोई भी डिजिट है वो क्या हो रही है? रिपीट नहीं हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट नहीं हो रही है।
और आप इसको इनफाइनाइट तक अगर देखते हो तो एक सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। मींस दशमलव के बाद में जैसे यहाँ पे 6 पैटर्न को फॉलो कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई एक सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। तो इस तरीके की जो असीमित दशमलव है, असीमित कैसे हुई कि दशमलव के बाद में इसकी कोई सीमा नहीं है, अनडिफाइंड है, आगे तक ही ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ऐसे को असीमित दशमलव हो गई। और उसके बाद में दशमलव के बाद में ये जो चीज है, डिजिट्स है, वो रिपीटेड पैटर्न में नहीं है, तो इसलिए ये हो गई अनावर्ती दशमलव। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे दशमलव को समझाने का, हमें असीमित आवर्ती दशमलव को कैसे चेंज करेंगे परिमेय संख्या में या भिन्न में, वो है, या फिर सीमित दशमलव को परिमेय संख्याओं में कैसे चेंज करेंगे। आप कभी भी असीमित अनावर्ती दशमलव जो इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है उसको परिमेय संख्या में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? जैसे आप अगर पाई की वैल्यू आपको पता हो 3.14 फिर 28 इस तरीके से चलती जाती है, आप उस फॉर्मेट को अगर लेंगे और कभी भी 22/7 निकालने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसका एक बहुत ज्यादा मेथड है जो कि आगे क्वांटम मैथ में यूज किया जाता है, तो वो हमारे एग्जाम से पूछा नहीं जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को थोड़ा स्किप करेंगे और हमारा जो एग्जाम के उपलक्ष्य से सही है उसी चीज पे ध्यान देंगे। देखिए दशमलव के अंदर जो मेन है, एक है सीमित दशमलव या शांत दशमलव, उसको परिमेय संख्या में चेंज करना। तो पहला टॉपिक चलता है सीमित या शांत दशमलव को परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मीन्स भिन्न में चेंज कर सकते हैं या फिर या पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। तो पूर्णांक तो कभी कभी ये आता है जब एक का भाग देते हैं, बाकी कंडीशन में हमेशा क्या आता है, भिन्न ही आएगा। कैसे? जैसे कि मान लो उसने कह दिया आपको कि 1.8 है, इसको आप किसमें चेंज कीजिए, भिन्न में चेंज कीजिए। तो आप 1.8 है तो 1.8, तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपने फ्रैक्शन को भिन्न में कैसे चेंज किया था। कि आपके पास में 18 था, 18 में आपने 10 का भाग दिया, 18 में आपने 10 का भाग दिया, तो एक के बाद में एक शून्य, तो आपने इकाई अंक से आप आए 8 लिखा, 8 के बाद में फिर क्या, पॉइंट लगाया। क्यों लगाया 8 के बाद पॉइंट? क्योंकि एक के बाद में एक शून्य था, तो आप कितने इकाई अंक से एक अंक को लेंगे और क्या लगाएंगे, एक दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब 1.8 आ गया, इसको मैंने लिख दिया 18/10। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ये होती है आपके 18/10 नॉन सिंप्लीफाई भिन्न। आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऊपर और नीचे किसी संख्या से अगर काट सकते हैं तो उससे काटने की कोशिश कीजिए। तो ऊपर और नीचे में देखूंगा कि दोनों की दोनों इवन नंबर्स है, इवन मींस सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी। 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 9/5 बन जाएगी, क्योंकि 2 का भाग 18 में 9 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार। अब ये 9/5 इस तरीके से भिन्न में चेंज हो गई। ठीक है, देखिए दूसरा जैसे कि एक और एग्जाम्पल, उसने मुझे एग्जाम्पल दे दिया आप 2.5, इसको भिन्न में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे कि 2.5 है तो पॉइंट को हटाओ और जितने अंकों के बाद में पॉइंट है उतने शून्य लगा दो एक के बाद में। तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट, तो एक के बाद में एक शून्य। ये चीज समझ में आ रही होगी कि पॉइंट को हटा दो, तो पॉइंट को हटाने के बाद में 25 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद में हटाया तो कितने डिजिट थे, एक, तो एक के बाद में एक शून्य, ये समझ में आया। और 25/10 में ऊपर और नीचे अगर आप दोगे तो 5 का भाग जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5/2, तो आप 2.5 को 5/2 लिख सकते हो। तो सीमित और शांत दशमलव के जो दशमलव होते हैं उनको आप परिमेय संख्या या भिन्न में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 6.25 है, इसको आपको भिन्न में चेंज करना है। तो इस बार 6, इसको दशमलव को हटा दीजिए और इसको पूरी संख्या को एक साथ में लिख लीजिए, तो 625। अब दशमलव के बाद में कितने डिजिट, एक और 2 डिजिट, तो एक के बाद में कितने जीरो, 2 जीरो, तो एक के बाद में 2 जीरो। अब ऊपर और नीचे काटने की कोशिश कीजिए, तो 625 और 100 में आप अगर देखेंगे तो दोनों में 25 का भाग जा रहा है। तो क्योंकि ये 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये होता है 25 के 100, तो 25 का स्क्वायर होगा तो 25 बार भाग लेता है और ये हो जाएगा 100। तो 25/4 की वैल्यू होती है 6.25। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं हमने असीमित आवर्ती दशमलव पे, असीमित आवर्ती दशमलव पे। देखिए असीमित आवर्ती दशमलव क्या होता है। असीमित आवर्ती दशमलव, असीमित आवर्ती दशमलव के बारे में बताता हूं आपको। देखो थोड़ा सा आप इसके बारे में अगर जानते हो तो
आवर्ती दशमलव जो होते हैं हमारे, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं। मीन्स अभी आपको मैंने बताया कि जैसे 1.33333, तो 3 के बाद में ऐसे पॉइंट के बाद में जो संख्या है वो अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट तक चलती रहती है। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि 9 के बाद में 6 6 6 6 6 और ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो असीमित जो आवर्ती दशमलव है उसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सरल असीमित आवर्ती दशमलव और एक होता है मिक्स्ड या मिश्रित असीमित आवर्ती दशमलव। अगर आपकी जो संख्या है जैसे कि 1.333 है, तो आप अगर ये पॉइंट के बाद में संख्या आपकी रिपीट हो रही है तो इसको एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉइंट के बाद में मेरा 3 बार बार में रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? बार बार में रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? बार बार में रिपीट हो रहा है। तो 3 के ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। क्या होता है? 3 के ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। और ये वाला जो साइन होता है इसको कहते हैं बार, मीन्स पॉइंट के बाद में 3। देखिए एक और एग्जांपल है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 2.6666 है, तो आप क्या करेंगे? 2 के बाद में 6 क्या हो रहा है? बार बार में रिपीट हो रहा है। डिस्टेंस मींस इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो होता है सरल असीमित आवर्ती होता है। और एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 3 के बाद में 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? 3 के बाद में पॉइंट लगा के 4 6 आपका रिपीट हो रहा है, तो 4 6 के ऊपर ही बार लगा देंगे। तो ये चीज समझना है कि सरल असीमित आवर्ती इन संख्याओं को इस तरीके से बार के साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक होता है मिश्रित असीमित दशमलव। ये क्या होते हैं? मीन्स अगर आपकी जैसे संख्या है कोई 2.3978 978 978 978 इस तरीके से संख्या है, तो 2 के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पे दशमलव के बाद में 3 के बाद में 978 फिर 978 978 फिर 978 फिर 978 978 मीन्स कि दशमलव के बाद में 3 कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन 978 बार बार में रिपीट हुआ है। तो मैं इसको लिखूंगा कि 2 के बाद में 3 लिख दिया और फिर पॉइंट लगा के, और फिर जो संख्या रिपीट हो रही थी 978 बार बार में रिपीट हो रही थी, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। मीन्स दशमलव के बाद में बिना बार वाली संख्या हो और बार वाली भी संख्या हो, तो इस तरीके की संख्या होती है मिक्स वाली। यहाँ पे दशमलव के बाद में केवल बार वाली संख्या थी, तो ये वाली थी सरल असीमित आवर्ती। और अब मुझे कि दशमलव के बाद में अगर बिना बार वाली संख्या हो तो फिर तो वो आपकी निश्चित वाली में आ जाएगी ना, वो आपकी आवर्ती वाली दशमलव थोड़ी ना होगी, वो तो आपकी सीमित दशमलव हो जाएगी। तो यह है आपकी सरल असीमित आवर्ती और मिक्स्ड असीमित मिश्रित दशमलव आवर्ती। अब इनको परिमेय संख्या में कैसे चेंज करते हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए आपने है ना बहुत से अलग अलग जगहों पर देखा होगा, तो इसका एक ट्रिक मेथड भी है। उस ट्रिक मेथड से जल्दी हो जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा कि काम कैसे करता है आपका जो ट्रिक मेथड है, ताकि आपको अगर एग्जाम में वो ट्रिक भूल भी जाओ तो आप बेसिक मेथड से इसको सॉल्व जल्दी कर पाओ। जैसे कि असीमित आवर्ती दशमलव का जो पहला टाइप था सरल असीमित आवर्ती दशमलव वाला, तो इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। मींस मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3.3 बार। इसको मुझे चेंज करना है परिमेय संख्या के अंदर। ये एक दशमलव है, कौन सा दशमलव है? ये असीमित आवर्ती दशमलव के बाद में 3 बार बार में रिपीट हो रहा है, तो मुझे इसको चेंज करना है परिमेय संख्या में। क्या आप में से कोई इसको परिमेय संख्या में चेंज कर सकता है? अगर आप इसको परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और अब इसको सोल्व करके आपका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपका आंसर सही होता है तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, और आपका अगर आंसर थोड़ा रॉन्ग होता है तो हम आपको उसको सही कैसे किया जा सकता है उसके बारे में समझाएंगे। और आपका आंसर अगर गलत भी हो गया तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आंसर आपका सही कैसे हो पाएगा, है ना। ताकि यहाँ पे अगर आपका गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। देखिए आपको संख्या को 3.3 बार है, इस संख्या को आपको किसमें चेंज करना है? परिमेय संख्या। आप जानते हैं कि 3.3 बार को 3.3333 करके ऐसा लिखा जा सकता है इनफाइनाइट टाइम्स तक। मैंने क्या किया, मैंने इस संख्या को x मान लिया, इसको 3333 को x मान लिया। अब दशमलव के बाद में केवल एक अंक ही रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको
10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर दशमलव के बाद में 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर दशमलव के बाद में 3 अंक रिपीट हो रहे होते हैं तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे चूंकि एक अंक रिपीट हो रहा है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। और आप अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी संख्या को, तो आपका जो दशमलव है वो यहां से हट के क्या इस साइड शिफ्ट नहीं हो जाएगा एक अंक। आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी संख्या 10 से मल्टीप्लाई हुई तो ये आपका दशमलव इस साइड एक शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 33.33333। ये चीज समझ में आई होगी। अब मेरे पास में x की वैल्यू भी है और मेरे पास में 10x की वैल्यू है। आप अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर आप घटाएं तो इस साइड क्या घटाएंगे 10x में से x, तो क्या बचेगा आपका 9x। और इस साइड 33 के बाद में देखिए 0.333 है और यहाँ पे 3 के बाद में 0.33 है। तो अगर मैं पॉइंट के पीछे का देखूं तो यहाँ पे 333 है तो दोनों में से ये 33 वाला पॉइंट घट जाएगा नहीं घट जाएगा। तो आप देखेंगे कि 33 पॉइंट में से पीछे वाला तो घट गया और 33 में से ये वाला 3 और घट जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा 30 के बराबर। ये समझ में आएगा कि 33.33 था। जैसे कि अगर मेरे पास में 1.5 में से 0.5 घटाना होता तो मेरे पास में 1 बचता, तो ऐसे 33.33 में से मैंने 3.33 घटा दिया तो मेरे पास में क्या बचा 30 बचा। तो x की वैल्यू 9 को डिवाइड कर दीजिए उस साइड तो 30/9 कितना आ जाएगा आपका 10/3। ये 3 से कट जाएगा 10/3। अब देखो इसको है ना ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस मेथड को भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि अगर आपको ट्रिक मेथड याद ना है तो आप इस मेथड से जल्दी कर पाएंगे। एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन। देखिए ट्रिक मेथड से कैसे करते हैं कि आपकी संख्या थी 3.3 बार और इस संख्या को आपको क्या करना है भिन्न में चेंज करना है। तो देखो 3.3 बार आपका, तो आप क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.0.3 बार मीन्स 3.33 था तो मैंने इसका क्या किया 3 जो था जो कि बिना दशमलव वाला था उसको मैंने अलग कर लिया और जो दशमलव वाला था उसको मैंने अलग कर दिया 3 + 0.3 बार। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो देखिए इसको मैं 3.33 है तो 3 + 0.333 लिख सकता हूँ और 0.33 को मैं 0.3 बार लिख सकता हूँ। अब इसको सोल्व करने का क्या होता है कि 3 तो आपका बेसिकली वैसे ही भिन्न रूप में, इसको 3/1 भिन्न रूप में होता है। अब आपको चेंज जो करना है वो करना है 0.3 बार। तो 0.3 बार को चेंज करने का मेथड है कि जो संख्या है उसको ऐसे कैसे लिख लीजिए कि 3 और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख लीजिए। तो यहाँ पे 1 के ऊपर बार है तो यहाँ 1 बार 9 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3/1 और 3/9। एलसीएम आप अगर 9 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 + 3 आपका जाएगा 30/9 और 30/9 को आपका काटेंगे तो 10/3। तो देखा आपने उस मेथड से भी 10/3 आता है, इस मेथड से भी 10/3 आता है। आपको अगर ये मेथड जल्दी आता है, आप अगर इस मेथड को सीख गए होंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। देखो आप एक और एग्जांपल से सीखिए कि ये किस तरीके से काम करता है। देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आपको 5.66 को चेंज करना है भिन्न में, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5.6 बार के फॉर्मेट में। अब जो ट्रिक मेथड है वो कैसे काम करेगा कि 5 प्लस इसको लिख दो 0.6 बार, ठीक है। अब 5 तो आपका पहले से परिमेय, क्योंकि एक पूर्णांक है और पूर्णांक हमेशा क्या होता है परिमेय संख्या होता है। 0.6 बार को आपको किस में चेंज करना है परिमेय संख्या में। तो मैंने कहा कि जो संख्या है आपके पास में क्या संख्या 6, तो आप 6 को ऐसे कैसे लिख दीजिए और पॉइंट के बाद में जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9। तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है तो एक बार क्या लिख देंगे 9। तो अब आप इसको देख सकते हैं 6 और 9 में भी 3 का भाग चला जाता है तो ये आ जाएगा 2/3। तो 5 + 2/3 अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15, 15 और 2 17, तो ये जाएंगे आपके 17/3। तो 17/3 को जब सोल्व करते हैं तो यह वैल्यू आती है 5.666। तो इस तरीके से असीमित आवर्ती दशमलव का सरल वाला मेथड काम करता है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट वाले पे, मिक्स्ड असीमित आवर्ती दशमलव। मिक्स्ड असीमित आवर्ती दशमलव जैसे कि अगर आपको संख्या दे दी जाए 3.93333 इस तरीके से संख्या दे दी और इसको आपको किस में चेंज करना है परिमेय संख्या में चेंज करना है।
अब अगर आप इस संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे बार फॉर्मेट में, तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद में 9 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 बार बार में रिपीट हो रहा है। तो आप 9 को तो बिना बार के लिखेंगे और 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये संख्या मैंने इससे कैसे लिखी, आपको समझ में आया होगा। अब जो अगर आपका बेसिक मेथड से आप इसको क्वेश्चन को करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, x मानेंगे 3.93 बार, ठीक है। आप चूंकि पॉइंट के बाद में एक अंक के बारे में, लेकिन मैं पहले इस संख्या को उस फॉर्मेट में लाना चाहता हूं, तब मुझे पता चल जाए कि पॉइंट के बाद में सीधे एक डिजिट पे बार आ रहा है। मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10x हो जाएगा, और इसको ये इस साइड 1 दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39.3 बार। तो मींस अब आप पॉइंट के बाद में बोल सकते हैं कि एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब आप इसको 10 से गुना करना है, 100 से गुना करना है, 1000 से गुना करना है, ये चीज आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि पॉइंट के बाद में एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, और 10 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x, और 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 393.3 बार। क्यों, क्योंकि एक और 3 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट है जो एक 3 के आगे शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी के 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अगर आप 100x में से 10x घटाएंगे तो आपके बचेंगे 90x, और आप 393 में से 39 घटाएंगे तो आपके बच जाएंगे लगभग 364, ठीक है। और 364 आपके अगर बच जाते हैं तो 354 354, ठीक है। और 354 में आप देंगे 9 का भाग, 90 0 का भाग। अब आप अभी इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अंकों के अंदर 3 का भाग जा रहा है। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि दोनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट से नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर आपको भाजकता के नियम पढ़ाएंगे। इसमें संख्याओं में 2 का भाग, 3 का भाग, 10 का भाग, 5 का भाग, 8 का भाग, ये किस तरीके से जाता है, कैसे आपको पता चलता है कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा, वो आप उस वहां से कवर कर पाएंगे। तो ये हमारी आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उनमें हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। देखिए 354, तो इसके अंदर 3 का भाग देंगे अगर हम, तो ये भाग चला जाएगा 118 बार, और यहाँ पे अगर आप भाग देंगे तो ये चला जाएगा 30 बार। तो अब अगर आप देख सकते हैं इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग अगर आप देंगे तो ये भाग चला जाएगा 59 बार, और ये भाग चला जाएगा 15 बार, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मेट की जो ये भिन्न थी, इसका आंसर आता है 59/15। तो उम्मीद है कि आपको मिक्स्ड असीमित आवर्ती दशमलव समझ में आया होगा विद एक्स मेथड। अब इसका ट्रिक मेथड देखिए कि ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व होता है। तो असीमित आवर्ती दशमलव को ट्रिक मेथड से कैसे जल्दी सोल्व किया जाएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए आपके पास में संख्या है 3.93 बार। इस संख्या को आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में, ताकि आप टाइम बचा पाए और विद एक्यूरेसी के साथ में जल्दी से सोल्व करना है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सरल असीमित आवर्ती दशमलव को किस तरीके से चेंज करते हैं वो बताया था। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 + 0.93 बार में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। आप इसको ब्रेक कर दिया, आपको पता है कि 3 ऑलरेडी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। अब जो मेन मोटिव है वो है हमारा कि इस संख्या को किस में चेंज किया जा सके, परिमेय संख्या में। तो आप इसको परिमेय में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, पूरी संख्या को एक बार लिख लीजिए, तो 93। अब चूंकि 9 के ऊपर बार नहीं था लेकिन 3 के ऊपर बार था, तो इस 93 में से आपको जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उस संख्या को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो 93 में से आप क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे, और बटे में चूंकि पॉइंट के बाद में 3 के ऊपर बार था और एक अंक को छोड़ के बार था, तो आप क्या करेंगे, 90 से भाग दे देंगे, 90 से भाग दे देंगे। क्या थोड़ी सी मिस्टेक नहीं कर दी हमने? तो देखिए कोई मिस्टेक नहीं हुई है। आगे आप देखिए 3 + 93 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो आपके बचते हैं 84 और 84/90। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 6 का भाग चले जाएगा, और 6 का भाग अगर देंगे तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 6 और 14। अब इसका आप जोड़ सकते हैं, तो 15 × 45, 45 और 14/15, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 59/15, जो कि पिछले फॉर्मेट से जब हमने किया था तो हो गया था। आप देखते हैं कि इस मेथड के अंदर कभी कभी कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, लेकिन अगर आप एक्स वाले मेथड से करें, बेसिक मेथड से करें, तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आपको कुछ चीजें याद करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो आज की क्लास के अंदर आपको हमने
भिन्न एवं दशमलव के बारे में बताया। तो आपको भिन्न के बारे में हमने क्या क्या बताया कि भिन्न कितने टाइप के होते हैं, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर रूप में लिखा होता है। और भिन्न के टाइप्स बताए हमने, साधारण और मिश्र भिन्न। फिर साधारण भिन्न को हमने प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न में ब्रेक किया। उसके बाद में हमने भिन्न को तुलना कैसे करते हैं वो आपको बताया, भिन्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। उसके बाद हम दशमलव पे आए, दशमलव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भिन्न से दशमलव का क्या रिलेशन है, कि एक स्पेसिफिक भिन्न को अगर 10 की घातों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो दशमलव होते हैं। और उसके बाद में हम दशमलव में आपने आसान दशमलव, शांत दशमलव, सीमित और अनावर्ती इन सभी के बारे में सीखा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद में आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप और भी हमारे क्लासेज के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, कि क्योंकि हम आपको ये कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है, एक थोड़ा कर्तव्य के रूप में इसको लीजिएगा, कि ऐसे बच्चों के पास में भी ये चीज पहुंच पाए जिनका थोड़ा बेसिक कमजोर है, या फिर जो ऐसे बैकग्राउंड से है जिनको मतलब कि मैथ नहीं पढ़ पाए किसी कारणों से और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग जल्दी से सीख पाए और अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए और उनका फायदा हो। तो बने रहिएगा हमारी क्लास के साथ में, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करते रहिए। Vijaypath Setu, path of your dream government job. Check our website https://www.vijaypathsetu.tk.com. Watch, like, comment and subscribe now our channel Vijaypath Setu on YouTube for score 100 and 100s in math by Vijay Singh Dhirawat.